हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो कि 2022 के यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, हर एक टाइप के प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए यदि आप बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी जो होती है बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है। तो ये सब मिट्टी है, लेकिन क्या सीमेंट मिट्टी है? क्या सीमेंट मिट्टी है? क्या नहीं, सीमेंट मिट्टी नहीं है, क्योंकि सीमेंट जो होता है यह हमारा चूना पत्थर एवं मृतिका में पत्थरों से बनाया जाता है। चूना में पदार्थ एवं मृतिका में पदार्थों को मिक्स करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो जो हमारा सीमेंट जो होता है यह मिट्टी का एक प्रकार नहीं है, बल्कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटराइट, यह सब क्या है आपकी, यह एक मिट्टी के प्रकार है। बट सीमेंट यह हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लौह अयस्क है वह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है, या प्रवाह संसाधन है, या जैव संसाधन है, या फिर अनवीकरण योग्य संसाधन है? तो जो लौह अयस्क होता है हमारा क्या है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको सीधा बता देना है अनवीकरण योग्य संसाधन है। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन है, 27, 28, 29 या फिर 30। तो भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो कुल संघीय राज्य हैं वो है 28। तो भारत में कितने कुल संघीय राज्य हैं? वो हैं आपके 28 कुल संघीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार, संयुक्त सरकार, काम चलाऊ सरकार, या फिर लोक लुभावन सरकार? तो एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहते हैं। तो जब एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो मिलकर बनाई गई सरकार होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है उसको कब लागू किए थे? 5 मई 1953 को, या 1 नवंबर 1956 को, या 10 दिसंबर 1958 को, या 15 जनवरी 1960 को? तो राज्य पुनर्आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को लागू किया गया था, या फिर ईस्वी में लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। अब यहाँ पे है बहुविकल्पी के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, आपसे बोला था जैसा कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, तो इसीलिए आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? जो भारत है इसमें सामाजिक विभाजन का क्या आधार माना जाता है? तो भारत में सामाजिक विभाजन का आधार सामाजिक भिन्नता तथा सांस्कृतिक भिन्नता है। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो भारत में जो सामाजिक विभाजन का आधार माना जाता है वो सामाजिक भिन्नता और संस्कृति भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता जो होती है भारत में सामाजिक विभाजन का एक आधार मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है? जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं वो क्या है एक्चुअली में? तो अल्पसंख्यक वर्ग उन दो वर्गों को कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम हो, उसे अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। तो अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है
या किसे कहा जाता है, तो आपको सीधा बता देना है अल्पसंख्यक वर्ग उन दो वर्गों को कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से क्या हो, कम हो, उसे अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ऐसे कौन से प्रावधान हैं, ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सभी धर्मों का आदर सम्मान, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रखना, यह धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण है। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं? तो संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है जैसे कि दो धर्म के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, वो यानी कि दो संप्रदाय हो गए, वो दो आपस में भिड़ गए, तो कहीं ना कहीं घटना घटेगी, हानि होगी। निपटने के लिए धर्मनिरपेक्ष का मॉडल चुना तथा इसकी सफलता के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। और कहीं न कहीं इससे निपटने के लिए धर्मनिरपेक्ष का मॉडल इसलिए चुना ताकि सांप्रदायिकता ना उत्पन्न होने पाए, घटना ना घटनी पाए। और इससे निपटने के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान या फिर महत्वपूर्ण उन्होंने नियमों को जिक्र किया है। पहला क्या है, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यानी कोई भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी धर्म है, सिख ईसाई है, अपना धर्म का प्रचार कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किन्हीं भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। और दूसरा आदर देखें तो भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म की विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। प्रश्न क्या है, धर्म और राजनीति किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है? जो धर्म है और राजनीति है, यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है? तो धार्मिक विभाजन अक्सर राजनैतिक विभाजन में अभिव्यक्त होता है। निम्न तथ्यों से पता चलता है कि राजनीति का मिश्रण किस प्रकार से होता है। गांधी जी कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता और धर्म से उनका मतलब हिंदू या फिर इस्लाम से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े थे। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानून को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th सामाजिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाएंगे। ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।